हेलो स्टूडेंट्स, भूमि आईएएस में आप सबका स्वागत है। और भूमि आईएएस की तरफ से आप सबको 75th इंडिपेंडेंस डे की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आपको पता है कि हम सब लोग इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस पावन अवसर पर, इस महत्वपूर्ण ओकेजन पर, एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन पर हम आपके साथ इंडिया के 75 इयर्स की जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग फील्ड में हमने क्या खोया, क्या पाया, उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। आज 15 अगस्त के दिन मैं आपके साथ इंडिया में इस 75 इयर्स में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगा कि हमने इस 75 सालों में भारत में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किए, राजनीतिक तौर पर हम कितने सशक्त हुए, पॉलिटिकली हम कितने एम्पावर्ड हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन की। 15 अगस्त 1947 को आपको पता है कि भारत को आज़ादी मिली। अंग्रेज हमें छोड़ के गए। लगभग 200 साल, 250 वर्ष अप्रॉक्सीमेटली उनका शासन रहा। और इस गुलामी के दौर में हमने बहुत सारे जो भी इश्यूज रहे, चैलेंजेस रहे, उसको फेस किया। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस देने के बाद, बलिदान देने के बाद हमको ये अवसर मिला कि हम एक स्वतंत्र मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी, और ये 15 अगस्त का दिन उन्हीं कुर्बानियों को याद करने का दिन होता है, और ये शो करने का दिन होता है कि ये आज़ादी जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और किस मुसीबतों से, किस कठिनाइयों से ये आज़ादी हमें मिली है। अपने इस आज़ादी के बाद के दौर से 1947 से लेकर के 2021 तक का जो हमारा सफ़र है, इसमें भारत ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स को टच किया, नई नई ऊंचाइयों को टच किया, वेदर दैट इज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी और इन पॉलिटी और इन साइंस। जहां तक राजनीतिक या जहां तक राजनीति का सवाल है, पॉलिटिकल सिस्टम का प्रश्न है, उसमें भी भारत ने एक लंबी जर्नी कवर की, और हम एक वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के फॉर्म में उभर कर सामने आए। जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमसे पहले जो स्वतंत्र हो चुके मुल्क हुआ करते थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत जैसा देश, जहां इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटीज हैं, विल बी इन अ पोजीशन टू अचीव सच सक्सेस जो आज हमने सक्सेस अचीव की है। बट दिस इज नॉट द एंड, ये अंत नहीं है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जब हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो at 75 India has come long way from the country the British exited in 1947, and which they hoped would not survive, has since evolved into a vibrant constitutional democracy and made rapid strides in several domains. इस 75 वर्ष में, इस 75 स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे। हमने एक बहुत लंबी जर्नी कवर अप की है फ्रॉम अ कंट्री, उस दौर से जिसको 1947 में अंग्रेज छोड़ के गए, ब्रिटिशर्स छोड़ के गए। और जिस कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने हमको छोड़ा था, वी वर टोटली एक्सप्लॉइटेड। हम पूरी तरीके से शोषित हो चुके थे, आर्थिक तौर पर भी और डिफरेंट एरियाज में भी। ऐसे देश को
2021 तक पहुंचाना और जहां पे आज हम खड़े हैं वहां तक लाना, इट वॉज नॉट सो ईजी। तो हमने बहुत मेहनत की, हमारी सरकारों ने बहुत मेहनत की, हमने ऐसी ऐसी पॉलिसीज, ऐसी ऐसी नीतियां बनाई, जिसका रिजल्ट हमको ये मिला कि आज हम उन देशों के साथ खड़े हैं बराबर, कंधे से कंधा मिला के। वी आर वॉकिंग पैरेलली विद दोज कंट्रीज हु आर कंसीडर्ड टू बी डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। और अंग्रेजों ने जो हमें रूल कर रहे थे, जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम आज इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। सो विच दे होप्ड वुड नॉट सर्वाइव, जिस देश के बारे में उन्होंने सोचा था कि ये सर्वाइव भी नहीं करेगा, हैज इवॉल्व्ड इनटू अ वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। आज भारत की पहचान एक स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में है। हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 51-52 में हमने पहला अपना लोकसभा का चुनाव कराया, केंद्र की सरकार चुनी गई, और भारत बहुत गर्व से ये बात कहता है, इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड, आई टेक प्राइड इन टेलिंग यू दैट इंडिया इज नोन एज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत की पहचान एक सक्सेसफुल, एक सफल लोकतांत्रिक देश के रूप में है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड हुआ, जिसको कभी सोचा भी नहीं था अंग्रेजों ने, या जो उस समय के डेवलप्ड कंट्रीज थे, कि हम इतना आगे तक बढ़ पाएंगे। एंड इंडिया हैज मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन सेवरल डोमेन्स, और हमने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सफलताएं हासिल की। मूविंग ऑन, let's have a look at different periods, different stages, some important years I have taken to discuss political development after independence in India. और उन सालों के, in each year I am going to discuss very important points. हर एक साल में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन एक एक साल में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो हुई हैं वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विथ 1947। Now in 1947 India gained independence from British rule. In the same year India fights first war with Pakistan after the Pakistani army invaded Jammu and Kashmir. 1947 में हमको भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, और उसी वर्ष जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ, और हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई, क्योंकि जब हमको आज़ादी मिली तो ये जो आज़ादी मिली इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि इंडिया का पार्टीशन हुआ। इंडिया वॉज डिवाइडेड एंड अ न्यू कंट्री वॉज फॉर्म्ड नोन एज पाकिस्तान, एंड इंडिया was in a hot conversation, in a hot dialogue with Pakistan, or you can say India fought a war with Pakistan over the issue of Jammu and Kashmir. और जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के साथ कई वर्षों तक कंट्रोवर्सीज में रहा, डिस्कशन में रहा। द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर वाज एट द सेंटर व्हेन इट कम्स टू हैव अ डायलॉग विथ पाकिस्तान। यहाँ तक कि ये मैटर यूएनओ तक में चला गया। फाइनली प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के बड़ा सीरियस स्टैंड लिया, और आपको पता है कि आर्टिकल 370 को हमने जम्मू एंड कश्मीर से हटाया। खैर वो तो अभी बाद में आएगा। 47 में क्या हुआ जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो 47 का सबसे महत्वपूर्ण घटना ये रही कि भारत को आज़ादी मिली, तथा भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के वॉर हो गई। हमारी डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 1948, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाज असैसिनेटेड। 48 में बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना घटी कि हमारे जो फादर ऑफ द नेशन थे महात्मा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई। ही वाज असैसिनेटेड। इन द सेम ईयर, इन द वेरी सेम ईयर, Indian troops under the Nizam ruled princely states in Hyderabad under Operation Polo
and annexed the state. इसी साल 1948 में ही इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया, दैट इज नोन एज ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद के ऊपर अटैक कर दिया और निजाम की सेना को हराया। इंडियन आर्मी डिफीटेड द आर्मी ऑफ निजाम्स एंड वी अनेक्स्ड हैदराबाद। और हैदराबाद तब से जो है वो भारत का एक अंग बन गया, या इंडियन यूनियन में उसको शामिल कर लिया गया। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस विदाउट हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद उस समय एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। इट वॉज रूल्ड बाय निजाम्स। Now in 1949, the next year, the Indian Constituent Assembly adopts Article 370, ensuring special status for Jammu and Kashmir, the very controversial article of the Constitution, that is Article 370. Article 370 provides special status to Jammu and Kashmir. अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और इस विशेष राज्य की दर्जे की वजह से certain rights, certain privileges were given to Jammu and Kashmir. This article has been, or you can say this article was in controversies. इसीलिए that's why in 2019 the government of India abolished this article or deleted this article और सस्पेंडेड दिस आर्टिकल। तो 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, उसको लेकर के काफी विवाद होता था भारत में, क्योंकि हमने एक सपना देखा था, एक राष्ट्र, एक प्रधान, एक निशान, एक विधान का। लेकिन कुछ इश्यूज, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से जब हम आजाद हुए तो ये हो ना पाया, और जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य रहा जिसका अपना खुद का संविधान था, अपना खुद का फ्लैग था, और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल लॉज हुआ करते थे जो जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होते थे। तो उसको लेकर के बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो डेवलप होते थे, क्रिएट होते थे, बड़ा विरोध होता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है, तो एक राष्ट्र में दो निशान, दो संविधान क्यों होंगे। तो इसी वजह से आगे और भी बहुत सारी चीजें आई, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली आर्टिकल 370 को हटाया। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जानना कि आर्टिकल 370 was basically related to special status for Jammu and Kashmir. Now what happened in 1951? In 1951, Prime Minister Jawaharlal Nehru introduces the first 5-year plan in India. 51 में नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को अपनाया, और उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया, which defines the Nehruvian model of centralized economic planning and development in India. Moving to the next, that is in 1951 itself, once again India holds its first general election. 51 में हमारे देश में पहले जनरल इलेक्शंस हुए, 51 में शुरू हुआ था, 52 तक ये कंप्लीट हुआ था। एक्चुअली में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, सो बिफोर दिस ईयर इन 1946 एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, एक अंतरिम सरकार भारत में बनी थी, कैबिनेट गवर्नमेंट थी, जैसे आज की सरकार है वैसे ही ये भी सरकार हुआ करती थी। पंडित नेहरू इसको लीड करते थे, और इसी इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत पर शासन किया या भारत को रूल किया टिल द टाइम वी हैड द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। तो जब तक भारत में पहला जनरल इलेक्शन नहीं हो गया, तब तक ये अंतरिम सरकार ही हमारे देश में काम कर रही थी, और जब पहला इलेक्शन हुआ तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है फिर सस्पेंड हो गई, और फाइनली फिर हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार आई। तो स्वतंत्र भारत में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1951। Moving to the next, in 1954,
Jammu and Kashmir's annexation to India is ratified by state's constituent assembly. As I have told you that due to Article 370 अनुच्छेद 370 की वजह से भारत में जम्मू एंड कश्मीर में अपना खुद का संविधान हुआ करता था। उनका संविधान वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू एंड कश्मीर के एनेक्सेशन को टू इंडिया रेक्टिफाई किया इन द ईयर 1954। ये माना कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होगा। इसी पॉइंट को लेकर के पाकिस्तान को हमसे ऑब्जेक्शन हुआ और वहीं से फिर लड़ाइयाँ जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बढ़ती चली गई, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसका मानना था कि भारत ने ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज किया। बड़ी लंबी कहानी है उसकी। मूविंग टू नेक्स्ट, इन 1956 second 5-year plan was persecuted with a focus on rapid industrialization. Now in 1959 the Dalai Lama escapes to India. 59 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से आप आगे देखेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कन्फ्रंट्रेशन शुरू हो जाता है। अब वो इशू था द इशू ऑफ दलाई लामा। 59 में दलाई लामा भारत आ जाते हैं, ही एस्केप्स टू इंडिया, और भारत सरकार ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर उनको शेल्टर प्रोवाइड कर देती है। दलाई लामा बेसिकली धर्म गुरु हैं। ही इज बेसिकली यू कैन से स्पिरिचुअल टीचर ऑफ बुद्धिज्म तिब्बत के एरिया में। और वहाँ पर जब चाइनीज अटैक हुआ, जब चाइना की एट्रोसिटीज वहाँ पे बढ़ी, तो दलाई लामा वहाँ से एस्केप करके भारत आते हैं और हम ऑन कल्चरल ग्राउंड, ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड उन्हें हम भारत में शेल्टर देते हैं। और फाइनली उसी मुद्दे को लेकर के आगे आप देखेंगे 62 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। नाउ इन 1960 बॉम्बे स्टेट इज स्प्लिट ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस फॉर्मिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद जब फाइनली हमारे देश में स्टेट्स को बनाने की बात उठी, ये हुआ कि भारत जो है वो राज्यों में डिवाइडेड होगा। अब इस बात को लेकर डिस्कशन होने लग गया कि स्टेट्स किस आधार पे बनने चाहिए। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिमांड उठी एंड आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसको बनाया गया। जब आंध्रा बना तो नंबर ऑफ स्टेट्स और बने। तो बॉम्बे अंग्रेजों के टाइम पर एक प्रेसिडेंसी एरिया हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। इस बॉम्बे को डिवाइड करके दो नए राज्य बनाए गए, वन महाराष्ट्र एंड सेकेंड इज योर गुजरात। मराठीज जो मराठी लैंग्वेज है, ऑन दैट बेसिस महाराष्ट्र वॉज फॉर्म्ड एंड ऑन गुजराती लैंग्वेज गुजरात वॉज फॉर्म्ड। Moving to next, in 1961, Indian Army liberated Goa from Portuguese. 61 में भारतीय सेना ने गोवा को आज़ादी दिलाई पोर्चुगीज से, पुर्तगालियों से। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, नंबर ऑफ कंपनीज इंडिया आए थे। उसमें एक पोर्चुगीज भी थे, पुर्तगाली भी थे। इनफैक्ट पोर्चुगीज जो थे ये पहले भारत आए थे, वास्को डी गामा, और गोवा जो था वो इन्हीं के अंडर में था। 61 में इंडियन आर्मी ने गोवा को पोर्चुगीज से स्वतंत्र कराया। नाउ इन 1962 फ्रेंच रूल्ड पौंडीचेरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी। हमारे देश में फ्रांसीसी भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, फ्रांस कंपनी भी थी, फ्रांस का भी इंडिया में कॉलोनीज थी अलग अलग एरिया पर। पौंडीचेरी जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है इस समय, दैट पौंडीचेरी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांसीसी, फ्रेंच। 62 में फ्रेंच रूल्ड पौंडीचेरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया एज यूनियन टेरिटरी। और इसी 62 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी इन्वेड्स इंडिया इन लद्दाख एंड अक्रॉस द मैकमोहन लाइन
in the Northeast Frontier Agency, now in अरुणाचल प्रदेश। और इसी 62 में चाइना की सेना ने लद्दाख पर भारत पे इन्वेड किया और मैकमोहन लाइन, जो आज आपका अरुणाचल प्रदेश जिसे आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उस पर चाइना ने जो है वो अटैक किया इन द ईयर 1962। और 62 में ही हमारी और चाइना की फिर वॉर शुरू हुई। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इन द ईयर 66 पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। जो ये पंजाब का एरिया आप देखते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो जो पाकिस्तान का पंजाब है वो भी हमारे ही पास था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो जब बंटवारा हुआ, तो 2 पाकिस्तान जब बने, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, तो थोड़ा पंजाब का पार्ट जो है वो उनके पास चला गया। जो आपका फ्रंटियर एरिया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, उस पंजाब में से थोड़ा पंजाब हमारे पास। फाइनली इसी से फिर 3 स्टेट्स बनाए गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड आपका पंजाब। इन 1967 laying the foundation of Green Revolution, armed peasant revolt in Naxalbari in the Darjeeling district of West Bengal। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको दिखेगा यहां पर, दैट इज द राइज ऑफ नक्सलिज्म। राइज ऑफ नक्सलिज्म, राइज ऑफ नक्सलिज्म ये बेसिकली दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के एक एरिया पड़ता है नक्सलबाड़ी। वहां पर बेसिकली पीजेंट रिवोल्ट हो गया, किसानों का आंदोलन हो गया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के खिलाफ। और फिर वहीं से नक्सलिज्म की शुरुआत होती है, जिसको भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह once said that the biggest internal threat to India or to India's security is Naxalism। तो नक्सलिज्म हमारे लिए आंतरिक तौर पर बहुत बड़ा खतरा है। और इस नक्सलिज्म की शुरुआत जो हुई वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से नक्सल बाड़ी से होती है। नेक्स्ट, इन द ईयर 1969 इसरो वॉज फॉर्म्ड। In 1970, Meghalaya is formed as an autonomous state within Assam. It became a separate state in 1972. तो जो मेघालय स्टेट है वो असम से अलग होकर के बना। असम से ही अलग होकर के जितने भी आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स दिखते हैं वो आपको दिखेंगे। मूविंग नेक्स्ट, इन 1971 इंडिया फाइट्स थर्ड वॉर विद पाकिस्तान। हमारी फिर पाकिस्तान से लड़ाई होती है 71 में। 72 में इंडिया पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट होता है, शिमला पैक्ट होता है। 74 में इंडिया कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट, हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 74-75 में। 75 गवर्नमेंट इम्पोजेस इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हमारे देश में आपातकाल लगाया गया। एंड दिस इमरजेंसी वॉज बेसिकली नेशनल इमरजेंसी। ये राष्ट्रीय आपातकाल था, नेशनल इमरजेंसी था। इट इज कंसिडर्ड एज द डार्केस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि इस आपातकाल के दौरान ऑल द फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। और जो सरकार थी उसने जनता के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कुछ इश्यूज की वजह से, कुछ आंदोलन हुए, कुछ इंटरनल इश्यूज हुए, जिसकी वजह से सरकार ने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के थ्रू भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट, अमेंडमेंट किए जाते हैं, संविधान में संशोधन होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिलेशन में बदलाव आता है। आगे बढ़ते हैं, 1976 में आप देखें 42वां संशोधन किया गया। 42nd अमेंडमेंट टुक प्लेस इन 1976। इस 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
इस 42वें संशोधन से पहले 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चला था, दैट इज नोन एज केशवानंद भारती केस। और इस केशवानंद भारती केस में बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सरकार ने 42वें संशोधन के थ्रू अपने आप को बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश की। अब नंबर ऑफ चीजों को अमेंड किया गया 42वें संशोधन के थ्रू, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी 42वें संशोधन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को यह बाध्य कर दिया गया था कि वो मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। प्रेसिडेंट वॉज मेड बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी 42nd अमेंडमेंट में ये काम किया गया। 77 में इमरजेंसी एंड हो गई, आपातकाल वापस ले लिया गया, इलेक्शन हुआ और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और मोरारजी देसाई जो हैं वो देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने 42वां संशोधन किया। 44th अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसी 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से खत्म करके लीगल राइट बनाया गया, एक कानूनी अधिकार बनाया गया। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। इसी 42वें संशोधन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई कि वो किसी भी मंत्री परिषद की सलाह को मंत्री परिषद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई एडवाइस आती है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1984? वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वाज इनिशिएटेड, दैट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर इंडियन आर्मी का ये ऑपरेशन था अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और यू कैन से अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक। इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिवेंज था इंदिरा गांधी असैसिनेशन। जो इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई, उनको मारा गया, माना जाता है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का ही एक रिवेंज था, एक बदला था। नेक्स्ट आगे के सालों में देखते हैं क्या क्या हुआ। 1987 में इंडिया श्रीलंका पैक्ट साइंड टू एस्टैब्लिश पीस एंड नॉर्मलसी इन श्रीलंका। एक्चुअली में श्रीलंका में LTTE का मुद्दा छाया हुआ था उस समय के टाइम पर और भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। ये जो LTTE है ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था श्रीलंका में, प्रभाकरन इसको लीड करते थे। और LTTE श्रीलंका में तमिलियंस का एक ग्रुप था, बेसिकली तमिल स्पीकिंग लोगों का ग्रुप था, जो अपने राइट्स को लेकर के श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ जो है वो हॉट कन्वर्सेशन में थे। दे वर इन पोजीशन ऑफ वॉर विथ श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन आर्मी। उस समय हमारे देश में एट द सेंटर राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो क्योंकि तमिल का हमारा और तमिल का उनका काफी आपस में क्लोज रिलेशनशिप रहता है, तो हमारा इंटरवेंशन श्रीलंका में होता था। हम पे प्रेशर बनता था कि हम श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करें ओवर द इशू ऑफ लिट्टे। उसी को लेकर के इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी इन श्रीलंका। 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना, द फर्स्ट टाइम विजिट टू चाइना बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 34 ईयर्स। 88 का बहुत ही लैंडमार्क स्टेप हुआ कि राजीव गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो चाइना जाते हैं जस्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये पहला ऐसा विजिट था जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का हुआ इन द लास्ट 34 ईयर्स। 1989 में एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ये
89 ये 90s का ये ईयर था जब जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म जो था वो अपने पीक पर था। और ये 90 का दौर, ये 89 का दौर कश्मीर के जो पंडित थे उनको वहां से भगाने का था, या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनकी शर्तों को मान लेने का था। तो आप देखेंगे इस दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में कि जो कश्मीर में पंडित रहते थे उनको जम्मू एंड कश्मीर से निकाला गया, एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स। आज भी ये मुद्दा छाया रहता है, आज भी इस मुद्दे पर गवर्नमेंट से डिबेट होती है, गवर्नमेंट से डिस्कशन होता है। 90 आते आते हमारे देश में और क्या क्या हुआ, तो कावेरी ट्रिब्यूनल वाज फॉर्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। जो कावेरी नदी को लेके विवाद था उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई, कावेरी ट्रिब्यूनल बना। मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया, जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल दी हमारे देश में। जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हुआ वीपी सिंह सरकार के समय, और वीपी सिंह गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करते ही 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया, जिसके बाद आप देखेंगे भारत की राजनीति में मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौर में अयोध्या इशू शुरू हुआ, तो मंडल की राजनीति और कमंडल की राजनीति शुरू हो गई। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अब आप देखेंगे रिजर्वेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज ले लेगा, और हर सरकार रिजर्वेशन को लेकर के बहुत क्रूशियल हो जाती है, बहुत कॉन्फिडेंट कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है आरक्षण की बात को लेकर के, और सिंसियर भी हो जाती है रिजर्वेशन को लेकर के, क्योंकि रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो अब राजनीतिक रूप से बहुत डोमिनेट करने लग गया पॉलिटिकल सिस्टम में आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन। 91 में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ, दैट इज लिबरलाइजेशन का दौर चला, दो इट इज इकोनॉमिकल बट लेकिन फिर भी 91 का बहुत इंपॉर्टेंट दौर रहा लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का। 92 आते आते या 92 में हमारे यहाँ भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आप देखेंगे, दैट इज बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एट अयोध्या। और ये जो मैंने बोला मंडल और कमंडल की राजनीति, वो बेसिकली यही है। और इस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से हमारे देश में बहुत कुछ चेंज हुआ। अभी जाकर के रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके ऊपर। तो 92 का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, दैट इज बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। 1998 में इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट अगेन, हमने फिर न्यूक्लियर टेस्ट किया, अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 1999 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर, और इसी दौरान आप देखेंगे कारगिल वॉर हमारे देश में होता है। तो अटल जी लाहौर जाते हैं, लाहौर विजिट करते हैं, और लाहौर विजिट इसीलिए किया गया टू हैव हेल्दी रिलेशन विद पाकिस्तान। क्लियर कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशन जो हैं वो काफ़ी अच्छे हों, सुधरें, बट अनफॉर्चुनेटली हमको उसके रिटर्न में वॉर मिला, दैट इज द कारगिल वॉर। नाउ मूविंग ऑन, इन द ईयर 2000 3 नए राज्य बनाए गए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश को डिवाइड करके, और झारखंड बना था बिहार को डिवाइड करके। 2005 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट पास किया गया, दैट इज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई लाया गया जस्ट टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, हम गुड गवर्नेंस लेकर के आए, और गवर्नेंस को, शासन को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रिस्पॉन्सिबल बनाया टुवर्ड्स सिटीजन, मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सिटीजन, बिकॉज इन डेमोक्रेसी bureaucrats, they are responsible, or you can say the servants are responsible, the government is responsible towards the citizen, even government is responsible towards the citizen. राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमने जनता को अधिकार दिया कि वो सरकार से, प्रशासन से, अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक बहुत लैंडमार्क एक्ट था और एक बहुत लैंडमार्क ये कानून जो है हमारी संसद ने पास किया
जिससे गुड गवर्नेंस की तरफ हम बढ़े, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया। फिर आप देखें 2014 में 2014 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप देखेंगे कि बहुत फुल फ्लेज मैंडेट से बीजेपी जो है वो चुनाव जीतती है और श्री नरेंद्र मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मतलब राजीव गांधी सरकार के बाद, आफ्टर राजीव गांधी गवर्नमेंट, और यू कैन से दैट राजीव गांधी गवर्नमेंट वाज द लास्ट गवर्नमेंट टू हैव फुल फ्लेज मेजॉरिटी। उसके बाद से आप देखें हमारे देश में कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर चलेगा, मिली जुली सरकारें बनती हैं। मिली जुली सरकारों का मतलब होता है समर्थन के साथ सरकार बनाई जाती है। और 2014 में ये राजीव गांधी के बाद पहली बार ऐसा मिलेगा आपको कि नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट बनी वो फुल फ्लेज मेजॉरिटी के साथ बनी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना गया, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया, हमने नोटबंदी का दौर देखा। 2017 में जीएसटी लेकर के सरकार आई और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य भी हमारा उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी ने कई सालों के बाद, कई सालों का वनवास देखने के बाद सरकार बनाई। तो इसको भी बहुत बड़ा मैंडेट या बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है एज फार एज पॉलिटिकल अचीवमेंट इज कंसर्न्ड इन इंडिया इन द ईयर 2017, बिकॉज इट वॉज द गेम चेंजर फॉर बीजेपी। 2019 में बीजेपी ने फिर लोकसभा चुनाव जीता, इलेक्शन हुआ और फिर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता, फिर मैंडेट से सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 में ही भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, आर्टिकल 35A को समाप्त किया और ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया। जो 3 बार तलाक देने का जो प्रोसेस था हमारे देश में उसको एंड किया गया। 370 और 35A को खत्म करके हमने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया और हमने उस सपने को इम्प्लीमेंट किया कि एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो 2019 का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। इन द ईयर 2020 में इंडिया चाइना क्लैश अलोंग LAC इन लद्दाख। 2020 में भारत चाइना के बीच में फिर क्लैश शुरू हो गया लद्दाख के ऊपर। इसी 2020 में राम टेम्पल फाउंडेशन सेरेमनी एमिड द पैंडेमिक। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक भारत ने देखा, पूरे विश्व ने देखा और इसी कोविड-19 पैंडेमिक में ही, इसी दौर में नरेंद्र मोदी साहब ने राम टेम्पल के जो फाउंडेशन है उसकी सेरेमनी को उन्होंने इनॉग्रेट किया, भूमि पूजन हुआ। और फाइनली 2021 जो चल रहा है, जिसमें हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी तक 2021 में 15 अगस्त तक सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट माना जा रहा है या हुआ है तो वो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट से, उसको देखा जा सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो राज्य सरकारों को ये अधिकार दे देगा कि वो ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अभी तक ये अधिकार केंद्र के पास होता था, हमने इस पावर को ट्रांसफर कर दिया टू स्टेट्स। हमने स्टेट्स को ज्यादा एम्पावर्ड बना दिया, स्टेट्स को अब ज्यादा पावर दे दिया, ज्यादा अधिकार दे दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट ये तय करेगी कि किस कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में डालना है और किसको नहीं डालना। तो राज्य को हमने ज्यादा सशक्त बनाया है। जो हमारा कोऑपरेटिव गवर्नेंस का जो सपना है, जो मोदी जी का एक ड्रीम है कि हमारे देश में कोऑपरेटिव गवर्नेंस होना चाहिए, हम मिलजुल के काम करें, केंद्र और राज्य दोनों मिल के काम करें। और केंद्र का मानना भी है कि राज्यों के पास ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, राज्यों को राइट्स ज़्यादा मिलने चाहिए। उसी के फॉर्म में या उसी रूप में आप इसको देख सकते हैं
that is 127th Constitutional Amendment Bill. So this was the whole journey जो हमने 1947 से लेकर के 2021 तक की है. उसमें कुछ माइलस्टोन्स पर हमने आपके साथ चर्चा की है. Once again, before ending this session, I wish you all a very happy Independence Day on behalf of Bhumi IAS. और जैसा कि आपको मैं बता भी चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं 16 अगस्त से. आप आइए, आप सेंटर विज़िट करें और जो भी आपकी क्लासेस थी उसको हम फिर से रिज्यूम करेंगे, फिर से जो है मिल करके काम किया जाए. नया कैलेंडर यूपीएससी का आ चुका है और उसके लिए तैयारी की जाए और मिल करके मेहनत की जाए, हार्डवर्क किया जाए टू अचीव दी गोल. सो ओके, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट. जय हिंद.